हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो न्यूज़ के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं उनके स्टॉक को बढ़ाया जा रहा है और रशिया द्वारा 877 मिसाइल के जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि RVV-SD उनके स्टॉक को इंडिया को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि करीबन 110 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स हैं। और जो पुरानी 877 है जिन्हें RVV-AE कहा जाता है उनका ये फर्दर डेवलपमेंट है। तो जो RVV-AE है उनकी रेंज मैक्सिमम 80 किलोमीटर बताई जाती है। और अगर इन मिसाइल्स को आप किसी वेस्टर्न मिसाइल से कंपेयर करना चाहेंगे तो इसमें जो कंपैरिजन है वो होगा अमेरिकन AIM-120 A और B AMRAAM से। तो ये सब एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कि एक एक्टिव सीकर को यूज़ करती हैं, यानी कि इन मिसाइल्स को आपको पूरे पाथ में गाइड नहीं करना पड़ता है, बस इनको तब तक गाइड करना पड़ेगा जब तक इनके खुद की सीकर की रेंज में जो टारगेट है वो ना आ जाए। और करीबन 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज में ये मिसाइल्स जो है वो फायर एंड फॉरगेट का काम करती हैं, यानी कि आपको टारगेट को लॉक करना है और मिसाइल को फायर करके अपनी नोज आप हटा सकते हैं, मिसाइल को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो मिसाइल्स हैं ये 90s में सर्विस में आई थी, तो इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसी के हिसाब से है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं और सीकर की जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए जो पुरानी 877 थी यानी कि RVV-AE उनका रिप्लेसमेंट ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा भी AIM-120 C5 AMRAAM के वर्जन्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक्चुअली एक वर्जन आगे हैं AIM-120 A और B से, साथ ही साथ पुरानी RVV-AE से। तो इनकी कैपेबिलिटी को मैच करने के लिए जो नई जनरेशन की 877 है यानी कि RVV-SD उनके ऑर्डर 2019 में दिए गए थे, जब बालाकोट के बाद के इंसिडेंट के बाद हमारी आंख खुली थी। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम विस्तार में बात कर चुके हैं, तो दोबारा इस बात को खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन की 877 है यानी कि RVV-SD इनको इंडियन एयरफोर्स के जो Su-30 MKIs हैं और MiG-29 UPGs हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन मिसाइल्स के साथ हमारे जो Su-30 MKIs हैं वो सॉर्टीज़ भी कर रहे हैं। तो इंडिया 877 मिसाइल का जो कि बेसलाइन RVV-AE मिसाइल्स हैं उनका पहला कस्टमर था। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन की RVV-SDs हैं ये 2015 से ही रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन की 877 थी वो 90s में सर्विस में आई थी और उसी टाइम सोवियत यूनियन जो है वो टूटा था। तो इन मिसाइल का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो टाइमली हो नहीं पाया और जो वेस्टर्न मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आगे निकल गई रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी से। तो जो पहली AMRAAM मिसाइल है वो करीबन 1991 में सर्विस में आई थी। वहीं पर हम बात करें 877 की तो इनको 1992 में ही शोकेस कर दिया गया था और उसके बाद सोवियत यूनियन टूटा और जो सपोर्ट है इस मिसाइल के फर्दर डेवलपमेंट में वो नहीं मिल पाया और ये जो मिसाइल है वो 2002 में ही सर्विस में आ सकी। वहीं पर जो AMRAAM का नेक्स्ट आइट्रेशन था यानी कि AIM-120 C5 वो 2004 से ही सर्विस में आना चालू हो गया और पाकिस्तान ने 2006 में ही इनके ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा रशियन Su-30 MKIs और MiG-29 यूज़ किए जाते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि रशिया की साइड से कोई एक ऐसी मिसाइल लगाई जाए जो कि पाकिस्तान की AIM-120 C5 को मैच कर पाए, क्योंकि रशिया में वो डेवलप ही नहीं हुई थी। बाकी दूसरी कंट्रियों में भी एक्टिव बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको लेकर इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी कि रशियन प्लेटफॉर्म्स में वो लगाई जा सकें। तो यहाँ पर जो कैपेबिलिटी का गैप है आपके और आपके एनिमी के बीच में वो मजबूरी की वजह से था। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि अस्त्र मिसाइल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कई ऐसी फील्ड है जहाँ पर रशिया जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट से पीछे हो गया है और अगर हमें अपने एनिमी के ऊपर एज रखना है तो चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बाकी जो न्यूज़ है वो ये भी है कि जो फ्रेश स्टॉक है अस्त्र मिसाइल का वो भी इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, जो कि अपग्रेडेड Su-30 MKIs में लगाए जाएंगे। यहाँ पर ये बात क्लियर कर दे, अपग्रेडेड Su-30 MKIs का मतलब है कि उनमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होंगे ताकि जो मिसाइल है उनको इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये जो अस्त्र Mark 1 है ये एक्चुअली थोड़ी बेटर है AIM-120 C5 AMRAAM से, और यहाँ तक कि जो आपकी नई जनरेशन की RVV-SD यानी कि 877-1 मिसाइल्स हैं। वेट क्लास की बात करें तो अस्त्र का जो वेट है वो अराउंड 154 किलोग्राम्स का है, जो कि लगभग सिमिलर है AIM-120 C5 AMRAAM के 157 किलोग्राम से।
और दोनों का वेट काफ़ी कम है नई R-77-1 मिसाइल से, जो कि 190 किलोग्राम्स की है। साथ में जो AMRAAM है और अस्त्र है दोनों स्मोकलेस प्रोपेलेंट को यूज़ करती हैं, और जो अस्त्र मिसाइल है उसमें लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी भी है। तो ये जो मिसाइल्स हैं ये BVR मिसाइल ज़रूर हैं, पर क्लोज रेंजेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ में इनका वज़न ज़्यादा नहीं है, तो इनको अच्छे खासे नंबर में कैरी भी किया जा सकता है। बाकी अमेरिका की बात करें तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं और वो AIM-120C7 मिसाइल को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ तक कि AIM-120C8 जिसको AIM-120D कहा जाता है उन्हें भी सर्विस में लेने वाले हैं अगले साल से। तो यहाँ पर जो रेंज है उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर 160 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। वहीं पर रशिया की बात करें तो रशिया द्वारा डेवलपमेंट चल रहा है और वेस्ट को मैच करने की कोशिश करी जा रही है। रशिया द्वारा R-77 के नेक्स्ट वर्जन को बनाया जा रहा है जिसे K-77M भी कहा जाता है, या फिर इसे इज़दिलिये 180 भी कहा जाता है, और इसको मेनली बनाया जा रहा है Su-57 के लिए। तो ये जो मिसाइल है वो ड्यूल पल्स को यूज़ करती है और इसका जो सीकर है वो AES से है। तो इस मिसाइल की रेंज जो है वो 193 किलोमीटर की बताई जाती है। तो 2020 में ही एक वीडियो क्लिप आई थी जहां पर इसको फायर किया गया था Su-57 द्वारा, पर ये अभी सर्विस में नहीं है। बाकी रशिया द्वारा काम किया जा रहा है रैमजेट वाले वर्जन पे भी, जो कि मीटियोर की कैपेबिलिटी के बराबर होगी, पर उसको सर्विस में आने में भी टाइम है। तो इस पूरे डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। तो जो R-77 के नए वर्जन है यानी कि RVV-SD, उनके ऑर्डर 2019 में दिए गए जब हमारी आंख खुली 27 फरवरी के इंसिडेंट के बाद। साथ ही में हमने ये भी डिस्कस किया कि ये मिसाइल 2015 से ही रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है। शुरुआत में जो कैपेबिलिटी गैप था उसमें हमारी मजबूरी थी, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 2015 में ये मिसाइल आ गई थी तो उसी टाइम पर इन मिसाइल को खरीदा क्यों नहीं गया, जब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आप एनिमी से लैग कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो पॉसिबल और लॉजिकल रीज़न लगता है वो ये लगता है क्योंकि अस्त्र मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो ट्रैक पर चल रहा था, और ये मिसाइल जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान की AIM-120C5 से थोड़ी बेटर थी, तो एयरफोर्स ने इस मिसाइल पर अपना ज़्यादा भरोसा दिखाया हो। और अनफॉर्चुनेटली जब पोस्ट बालाकोट इंसिडेंट हुआ तो ये मिसाइल अपने फाइनल फेज के ट्रायल्स में थी, जिसके जो इनिशियल बैच के ऑर्डर हैं वो उसी साल बाद में दिए गए। तो जितना इम्पोर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उतने ही इम्पोर्टेंट उनकी मिसाइल्स हैं। तो इस इंसिडेंट से हम जो सीख ले सकते हैं वो ये है कि भले ही आपका जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है वो अच्छा चल रहा हो, पर कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर ये जो R-77M है वो अस्त्र मार्क 2 से या फिर अस्त्र SFDR से पहले सर्विस में आती है तो उन्हें कुछ नंबर में Su-30 MKIs और MiG-29 के साथ इंडक्ट करना चाहिए। बाकी ये बात और है कि पाकिस्तान को AIM-120 के जो फर्दर वर्जन्स हैं वो अमेरिका प्रोवाइड कराए, इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को चाइनीज़ मिसाइल पर रिलाय करना पड़ेगा, लेकिन PL-15 मिसाइल भी अच्छी खासी कैपेबिलिटी के साथ आती है, तो उसको मैच करने के लिए हमें R-77M और अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइल्स चाहिए। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।